हेलो दोस्तों, तो आपको पता है प्रीसेट सीरीज़ में वापस मैं आ चुका हूँ और प्रीसेट सीरीज़ में आपको पता है कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, वी आर रिवाइजिंग द कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं थ्रू PYQs। तो आज पॉलिटी की बारी है और पॉलिटी में हम आगे चलेंगे। ऑलरेडी आपको पता है पिछले बहुत सारे वीडियो आ रखे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रॉपरली तरीके से डिस्कस किए हैं। तो आज नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एंड दैट इट सेज द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। ये बहुत इजी सवाल है इसलिए मैंने इसको येलो रखा है। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जनरली इसमें जो बातें थी वो आपकी जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से आगे चलते हैं। Which of the following are regarded as the main features of rule of law? ठीक है, रूल ऑफ लॉ में क्या मेन फीचर होता है? लिमिटेशन ऑफ पावर, ऑब्वियसली लिमिट करता है पावर को। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जी हाँ। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बल्कि। तो तीसरा हटा दो, तो तीसरा हटा और ये भी हट गया, और 1 और 2 साथ में होना ही चाहिए था, तो 1 और 2 साथ में यही आंसर आ गया। चौथा देख लो, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। देखो रूल ऑफ लॉ क्या होता है बता दें कि थोड़ा सिंपल ही है। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या होता है पहले समझो। हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं गवर्न हो रहे हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से नहीं गवर्न हो रहे हैं, रैदर वी आर बीइंग गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। तो लिमिटेशन ऑफ पावर ही इंश्योर करता है कि व्यक्ति को तभी पनिश किया जाए जब वो कोई लॉ को ब्रीच करे। ठीक है, तभी वो पनिश हो, ऐसे नहीं कि उसको जेल बंद कर दिए। तो लिमिटेशन भी लग गया और इसी वजह से इक्वलिटी भी इंश्योर होती है और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इसी लिमिटेशन ऑफ पावर ही इंश्योर करता है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग statements. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution. Obviously, it can place any law. ठीक है, the validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made. भैया देखो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आपको एक चीज़, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। और IR कोयलो केस में ये कहा गया कि 9th शेड्यूल, कहा गया 9th शेड्यूल भी ओपन है फॉर जुडिशियल रिव्यू, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जुडिशियल रिव्यू आता है। तो 2007 का केस है IR कोयलो वाला जजमेंट, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आंसर कहाँ है इसका? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ये हो गया। डेमोक्रेसी इज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। मतलब बता रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे इन प्रैक्टिस अचीव करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट टाइप रखूंगा क्योंकि एक दो स्टेटमेंट यहाँ पे बड़े अच्छे आए हैं। द इंटेलिजेंस, अच्छा डेमोक्रेसी का पहले मतलब समझते हैं। देखो डेमोक्रेसी मतलब द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, ये बात पता है ना, बात खत्म। अभी देखो हम कैसे इस तरीके से आंसर पहुँचते हैं। देखो बहुत ही बेसिक चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए कि बड़े बड़े मटेरियल पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, और आंसर आते वक्त एकदम टाटा फेस, एकदम सिंपल रखते हैं। डेमोक्रेसी मतलब पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अब कहीं भी तुमको पीपल जैसा कुछ मिले, वही होगा प्रैक्टिस में। प्रैक्टिकली तो पीपल ही प्रैक्टिस कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, वही गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, चलो मतलब एक प्रकार से पीपल का पार्ट हो गया। ठीक है, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव एंड लीडरशिप। अच्छा कई बार ना स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्ट आंसर ना दे रहे हो तो आप उनका एक एडवर्स रिलेशन जरूर निकाला करिए। ठीक है, एडवर्स रिलेशन मतलब अगर ये ना हो तो क्या। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट में हाँ लिख रहा है तो अगर ये ना हो तो क्या। ठीक है, अगर इसका जवाब आपको मिलता है, मतलब एक तरीके से आप उसको निगेशन में करके देखिए और इसका जवाब आपको मिल गया तो समझ लो वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। अच्छा अगर मान लो डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या कोई और मेथड नहीं होता स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को? ऑब्वियसली, तो नॉन डेमोक्रेटिक जगह भी हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होने का रहेगा। अब सुपीरियर इंडिविजुअल पर डायनामिज्म विजन, तो भैया डायनामिज्म एंड विजन, तो ये तो ऑटोक्रेसी में भी हो जाता है, ये तो आपका डिक्टेटरशिप में भी हो जाता है, तो इसको भी हटा दो। अब बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, ये भी तो इन सब में हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये भी हो सकता है। अब आते हैं द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। अच्छा डिक्टेटरशिप होगा तो वहाँ पे आप ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन अपना दे पाएंगे क्या बुद्धि कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे, इनको नहीं इनको चूज करिए। ठीक है, इनको वोट देते हैं इनको नहीं देते हैं, मतलब एक तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या डिक्टेटरशिप में? नहीं। ऑटोक्रेसी में नहीं, ओलिगार्की में नहीं, मोनार्की में नहीं, तो कहाँ कर पाएंगे? डेमोक्रेसी में।
ठीक है, तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। आपको वहाँ पे एक ये पीपल वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैन एंड वीमेन, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक रील अगर आपको सच में समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं कि माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। प्रेमबल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी। एक्चुअली में आंसर तो होना चाहिए ऑल, ठीक है, आंसर तो होना चाहिए ऑल, बट ABCD दिया है तो हमें तो उसी से अवॉइड करना है। तो समझो प्रियम्बल में ना आपको फंडामेंटल राइट, DPSP और ड्यूटी तीनों का एक तरीके से वहाँ पे आपको एक झलक दिख जाएगी। मैंने कह रहा हूँ एक्सप्लिसिटली लिखा होगा, झलक दिख जाएगी। उसमें क्या है, आप देखो कि प्रियम्बल में आपको वैल्यू, फिलॉसफी, थॉट प्रोसेस, ठीक है, सब चीज़ दिख जाता है कि नहीं, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सब दिख जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका जो माइंड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो रिफ्लेक्ट सब में करता है, मैं ये एकदम डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट प्रियम्बल में ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा नहीं जाता है, मतलब ऐसा ही है कि जब आपके पास 4 ऑप्शन हो ना तो आपको गलत नहीं फाइंड करना होता, आपको सबसे ज़्यादा सही वाले को भी चूज़ करना होता है। क्योंकि कई बार ना चारों स्टेटमेंट सही होते हैं, तो जो उसमें सबसे ज़्यादा सही होता है दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? कौन सा नहीं है देख लेते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट तो है ही, इकोनॉमिक लिबर्टी बिल्कुल नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ है। देखो लिबर्टी को आपको पता है कि बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया था। सबसे पहले थॉट को फिर आप एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्रेस जब करोगे तो वही बिलीव बनेगा, उसी पर विश्वास करोगे और उसी की आप एक बार क्या करोगे, पूजा करोगे, मतलब आप उसको मानोगे, उसमें आप आत्मसात होगे, वर्ड इंग्लिश हिंदी, फेथ उसमें डेवलप होगा और इवेंचुअली आप जाके उसको टैबू बनाओगे, वर्शिप करोगे। टैबू मतलब निगेटिव मत लेना, पॉजिटिव लेना, वर्शिप करोगे। ये आपका लिबर्टी है, ठीक है। थॉट से शुरू होकर एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस से बिलीव बनता है, बिलीव से हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, मतलब विश्वास भरोसा और कायम होता है, आत्मसात करते हैं, उसको जीते हैं, फेथ होता है हमारा और इवेंचुअली हम उसकी पूजा करते हैं। ये हो गया आपका लिबर्टी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत लिबरल, कम लिबरल और कम लिबरल और कम लिबरल और कम लिबरल, तो धीरे धीरे ये देखो क्या हो गया, ये बिलीव क्यों गायब हो गया। तो देखो सबसे ज़्यादा लिबरल होता है, सिर्फ वाइड होता है, थोड़ा सा नैरो, उससे ज़्यादा नैरो और एकदम नैरो। तो वर्शिप क्या होता है, एकदम कल्ट होता है, कल्चरल बेस होता है, कस्टम बेस होता है। तो लिबर्टी धीरे 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 क्या होती है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। ये तो मैंने आपको देखो बता दिया कैसे एक्चुअली में प्रियम्बल पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर आपको ढूंढना है, आंसर आपको इकोनॉमिक लिबर्टी है, इसलिए ये मैंने ईजी कैटेगरी में रखा था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए, मज़ा आता है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी सोसाइटी क्या है। अच्छा, इम्प्लीकेशन क्या है सोसाइटी में, द एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली प्रिविलेज एंड स्पेशल राइट्स। कुछ भी स्पेशलिटी अगर आपको दिख जाए, ठीक है, कुछ भी स्पेशलिटी जैसे कुछ चीज़ हो, ठीक है, विशेषाधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्पेशल राइट्स और जो प्रिविलेज है, अगर वो एब्सेंस है तभी आपको इक्वालिटी मिलेगी। रिस्ट्रेन वगैरह नहीं हो तो आपको पता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो इवन गवर्नमेंट भी करती है और लॉ भी कहता है। 18वां देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखो मैंने इसको इजी में रखा और एक बार और स्केड्यूल सवाल आ रखा है, देखो 15 में भी 14 में भी स्केड्यूल सवाल आते रहते हैं। तो देखो यार स्केड्यूल के लिए ना मैंने भी बहुत एक रट्टा मार लिया, आप लोग भी रट लो ऐसे, TEARSOF, टीयर्स ऑफ, OLDPM। तो टेरिटरी, इमोलमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा, स्टेट्स, इसमें अदर स्टेट्स, फिर ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें आपके लिस्ट आ जाता है, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जिसमें आपका 9th स्केड्यूल आता है, फिर ये डिफेक्शन हो गया और ये आपका, या आप पी और एम आप बता दो, चलो हम बता देते हैं, ये आपका पंचायत और म्यूनसिपालिटी आ जाती है। तो अभी क्या बोल रहा है 5th and 6th, यानी कि 5th और 6th इसकी बात कर रहा है। तो ये देखो ये होता है आपका आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में जो स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, और ये अदर स्टेट्स के लिए है, ठीक है। अदर देन दैट तो आंसर तो यहीं पे है, आपको याद करना है, शेड्यूल बड़ी इजी है, 12 है, याद कर लो, हमेशा 2-4 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, अपर एज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। डिटरमिन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट बिल्कुल नहीं, डिटरमिन द पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पंचायत बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ इट कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बेकार ऑप्शन बनाया गया था, सो कन्फ्यूज भी नहीं किया गया। 15 में लोग कितने लिबरल थे। अब देख लो सवाल कैसे आते हैं। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? अच्छा देखो anti-defection, D defection 10वां आंसर, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट, अच्छा ये देखो आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन
शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। देखो ऐसे याद कर लो, ये एक बहुत बड़े फैक्ट है कि पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया पेशा मतलब पंचायत की एक्टिविटीज़ को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंशन दिया गया था 1996 में, याद कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था, मान लो मेरे को नहीं पता है, एक्चुअली बताओ मुझे नहीं पता था, पर मेरा आंसर सही आ गया। कैसे, थोड़ा सा सोचो ना कि ऑब्जेक्टिव मतलब कोई चीज़ बड़ी तरीके से उसमें डिफाइन होगी कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, क्यों नहीं भैया, पंचायत का बात ही है कि एकदम फंडामेंटल लेवल पे आके आप सेल्फ गवर्नेंस को तो दोगे, तो ये तो होगा ही होगा एक ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, जब हम शेड्यूल एरियाज की बात करें तो उनके ट्रेडिशनल राइट्स को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट जस्टिस नहीं है ये, है कि नहीं। टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरियाज, हमको मान लो आइडिया नहीं है कि करना है ये नहीं करना, तो इसमें मैं थोड़ा डाउट में जाऊंगा। और टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मैं बताऊं अगर ये ऑप्शन में नहीं भी होता तो भी तो ये सही है, समझो मेरी बात को। कभी भी कोई लॉ ऐसा बनाया कि नहीं एक्सप्लॉयट करते हैं, चलो ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉयट करते हैं, क्यों बनेगा भाई, लॉज आर मेड फॉर द गुड, ठीक है, गुड गवर्नेंस, तभी तो आप लोग की हम लोग की लॉ इजीली बनते हैं कि ताकि हमें कुछ गुड आउटकम को अचीव करें, तो ये तो गुड आउटकम का ही है, तो ये तो होना ही चाहिए, और ये दोनों भी तो गुडनेस ही तो शो कर रहा है, तो बचा क्या है ये। और एक और चीज बता दूं, ये थोड़ा सा फैक्ट है, थोड़ा सा प्रॉपर फैक्ट है। टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन द ट्राइबल एरिया, ऑटोनॉमस रीजन ये कुछ फैक्ट बेस है भाई। देखो ऑटोनॉमस रीजन है भारत में, बिल्कुल है, ट्राइबल एरियाज में ही है, पर वो इस एक्ट से नहीं आए थे, ठीक है। वो कौन से एक्ट आए थे आप मेरे को कमेंट करके बता दो, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे तो कमेंट कर ही दो, ठीक है। चलो अभी आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और बहुत ही गदर प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, बता दे रहे हैं इस 2024 में इससे। चलो क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन है, चलो लगाओ इस सवाल को। एज पर द 7th शेड्यूल, लो आ गया भाई ये 7th शेड्यूल फेडरल स्ट्रक्चर वाला, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट एंड कंटेंट्स इज आर करेक्टली मैच, बताओ भैया मैचिंग करो। स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन है, यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस हैं, कॉन्करर लिस्ट में लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन है, कौन सा सही है, 1 1 2 3 2 3, बताओ आंसर दो कमेंट में आंसर दो, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम और भी प्रीसेट सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक बने हो तो आपको बता दे, प्रीसेट सीरीज जाओ प्लेलिस्ट में देखो, इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स को बड़ा ही टेक्निकली तरीके से आपको रिवाइज करा दूँ पूरे सिलेबस को। तो अभी तो 10 वीडियो पढ़ गए हैं, और धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, जय